हेलो एवरीवन, गोल्डन रेस करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एग्जाम में 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी पैटर्न पर यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आपके सामने पहला क्वेश्चन, चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर हेनरी फोर्ड। अब देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, यहाँ पर उत्तर चुनते समय थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर पूछा है हरित क्रांति का जनक। ठीक है, तो सिर्फ हरित क्रांति का जनक पूछा है। बहुत से लोग यहाँ पर डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को देख करके तुरंत ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो भारतीय हरित क्रांति, ठीक, भारत में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है, इनको भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहीं पर भी भारत का नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ पूछा है हरित क्रांति का जनक इनमें से किसे माना जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ये बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, ये अमेरिकी थे, अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, और कृषि विज्ञानी तो थे ही। ठीक है, साथ ही साथ एक मानवतावादी भी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। पूछा गया है, स्वसमाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से संबंधित है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल सही होगा, इसको याद रखेंगे। ठीक है, स्वसमाप्ति ऋण क्या होता है, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार है। ठीक है, स्वसमाप्ति ऋण जो है वो कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार है, जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया गया हो। ठीक है, तो ये होता है स्वसमाप्ति ऋण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया है, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर पठारी क्षेत्र जो होते हैं वहां पर खनिज जो होता है, ठीक है, खनिज तेल का अभाव रहता है। ठीक है, सामान्यतः जो है पठारी क्षेत्र जो होते हैं वो खनिज तेल भंडार से रहित होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पेपर में। ठीक है, यहाँ पर जो नहीं शब्द होता है ये अक्सर कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, पठारी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है पूछा है, तो खनिज तेल नहीं पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे, कहां से निकलती हैं, अमरकंटक पठार से निकलती हैं लेकिन अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन है चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन, नर्मदा और बेतवा। देखिए, यहाँ पर पहले तो जान लेंगे, अमरकंटक पठार जो है यहाँ से कुल 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन, कुल 3 नदियां निकलती हैं। अब देखिए इनके नाम समझ लेंगे। एक तो हो गई नर्मदा नदी, ठीक है, एक हो गई हमारी नर्मदा, एक हो गई सोन नदी, ठीक है, सोन नदी, और एक है जोहिला नदी। कौन सी, जोहिला। ठीक है, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ स्थित है, अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में बात की जाए तो अनूपपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से 3 नदियां हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन पर इसी से पहचान लेंगे, नर्मदा और सोन यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, अब देखिए नर्मदा नदी जो है वो निकलने के बाद में पश्चिम की तरफ, अगर हम यहाँ पर दिशा बना लें, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और, एक मिनट, हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, अगर हम दिशा के हिसाब से देखें तो जो नर्मदा नदी है वो अमरकंटक पठार से निकलने के बाद में पश्चिम की तरफ, जैसे यहाँ से निकली तो ये पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, पश्चिम की तरफ, जबकि जो सोन नदी है वो पूर्व दिशा की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, अलग अलग दिशाओं में बह जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। यहाँ पर पहले ही खाली जगह दे दी गई, यहाँ पर भरना है कुछ। ठीक है, और अच्छा ऑप्शंस में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डेट्स दे रखी है। ठीक है, पूछा गया है किस तारीख को, भाई तारीख है ना यहाँ पे, तो पूछा है किस तारीख को वृषभ, वृषभ मीन्स बैल, चक्र और अश्वयुक्त
सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष, ठीक है, स्तंभ है, स्तंभ के शीर्ष पर क्या बना हुआ है, सिंह बने हुए हैं, वो भी 4 सिंह बने हुए हैं, चारों दिशा में मुख किए हुए हैं, और प्रत्येक सिंह के नीचे एक चक्र बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई दूसरा एनिमल बना हुआ है, ठीक है, जैसे ऊपर मान लीजिए यहाँ पर ये सिंह हो गया, ठीक है, यहाँ पर सिंह हो गया, सिंह के नीचे चक्र हो गया, ऐसे ही इधर दिशा में है, यहाँ पर एक चक्र हो गया, ऐसे इधर हो गया और एक पीछे हो गया, ठीक है, और ये जो जगह बीच में बच रही है यहाँ पर, इस जगह पर कोई दूसरा एनिमल बना रहता है, ये हमारा क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह है ना ये। तो पूछा गया है कि इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है। इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, ये 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उसी दिन ये राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 2 जानवरों का जिक्र हुआ है, वृषभ और अश्व, ठीक है, तो ये तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की बात हो गई, लेकिन अगर अशोक स्तंभ की बात की जाए तो शीर्ष पर 4 सिंह हो गए, चारों सिंहों के नीचे देखिए 4 सिंह हो गए, ठीक है, 4 सिंह हो गए, और चारों सिंहों के नीचे क्या है, एक एक चक्र है, और प्रत्येक सिंह और चक्र के बीच में जो जगह है वहां पर एक ट्रिक है याद रखने की, HELO, इससे हम लोग एनिमल याद रख सकते हैं। H से हो गया हॉर्स, E से हो गया एलिफेंट, ठीक है, और L से हो गया लॉयन, O से हो गया ऑक्स, ठीक है, तो 4 एनिमल इसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे सिर्फ 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय चिन्ह चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने पूछा गया है कि विजयनगर के किस शासक ने अपने साम्राज्य में पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति दी थी, ठीक है, हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी, ठीक है, 2 राज्य थे। तो विजयनगर के शासक के बारे में पूछा गया, ऐसा कौन सा शासक था जिसने पुर्तगालियों को अपने साम्राज्य में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। अब देखिए, पुर्तगालियों का जिक्र अगर किया जाए तो भारत में जब यूरोपियों का आगमन हुआ था तो सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, उसके बाद में सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, फिर अंग्रेज, ठीक है। तो ये लोग दक्षिण भारत में ही पहुंचेंगे क्योंकि समुद्र के रास्ते से आए थे, तो सीधी सी बात है तटीय क्षेत्रों में ही सबसे पहले पहुंचेंगे वहां पर, ठीक है। तो पुर्तगालियों को चर्च बनाने की अनुमति किसने दी थी, ऑप्शन है वेंकट द्वितीय, अच्युत राय, तिरुमल और कृष्णदेव राय, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है, वेंकट द्वितीय, जिन्हें कि वेंकटपति राय के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने ही पुर्तगालियों को वेल्लोर में चर्च बनाने की अनुमति दी थी। चलिए ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, पिंग पोंग कूटनीति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। अब देखिए, पहले तो थोड़ा सा जान लेंगे पिंग पोंग कूटनीति थी क्या। एक खिलाड़ी थे चीन के, ठीक है, एक चीन के खिलाड़ी थे, और किस खेल से संबंधित थे ये टेबल टेनिस से संबंधित थे, ठीक है, ये टेबल टेनिस से संबंधित, उनका नाम था जुआन डुंग, समझेंगे ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, जुआन डुंग इनका नाम था। तो हुआ क्या था कि जो 1970 का दशक था, ठीक, 1970 में अमेरिका तथा चीन, इनके बीच अनबन चल रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा तलखी थी इनके बीच में। तो इसको कम करने के लिए क्या किया था, जुआन डुंग ने जो है अमेरिकी खिलाड़ियों के साथ में थोड़ी सहानुभूति वगैरह दिखाई थी, और इसका पॉजिटिव असर पड़ा था, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा उठाए गए कदमों को क्या ध्यान रखेंगे, जुआंग डुंग के द्वारा संबंधों को ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों को हम लोग पिंग पोंग कूटनीति के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब खिलाड़ी ये चीन से संबंधित है तो कूटनीति भी किससे संबंधित हो गई, चीन से। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, ठीक है, सजातीय श्रेणी हम लोगों ने पढ़ रखी है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, 3 होती है ना यहाँ पर, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। सामान्य सूत्र की बात की जाए तो एल्केन का होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक। तो यहाँ पर किसका पूछा है, एल्कीन का पूछा गया है, CnH2n, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, पश्चिमी घाट किस प्रकार के वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का पूछा है कि पश्चिमी घाट पर वर्षा जो है वो किस माध्यम से होती है, मतलब किसके फलस्वरूप होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, अग्रभाग, स्तरीय, पर्वतीय, संवहनी। यहाँ पर वर्षा का प्रकार पूछा है, पश्चिमी घाट पर किस प्रकार की वर्षा होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझेंगे, देखिए पश्चिमी घाट जो होते हैं वो
पर्वतीय वर्षण। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। पश्चिमी घाट जो है वो पर्वतीय वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। अब होता क्या है, अरब सागर से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो पश्चिमी घाट के पहाड़ों से टकरा करके वहां पर वर्षा करती हैं, इसलिए इसको बोल देते हैं हम लोग पर्वतीय वर्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य को संवैधानिक उपबंधों के अनुसार न चला पाने के एक आधार पर आपातकाल घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन को समझेंगे। भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि अगर किसी स्टेट के अंदर क्या है, संवैधानिक रूप से व्यवस्था नहीं चल पा रही है, ठीक है, तो वहां पर आपातकाल घोषित कर दिया सकता है। अब उस अनुच्छेद को पूछा गया कौन सा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है, अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद 356 में ये जो है अधिकार दिया गया है। ठीक है, और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। आपातकाल घोषित करने मतलब वहां पर क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। पूछा गया है, दिन के समय कौन सा प्रक्रम जाइलम में जल की चाल के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये बॉटनी का क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान। इसमें देखिए जाइलम और फ्लोएम 2 प्रकार के तंत्र होते हैं पौधों में। ठीक, और यहाँ पर क्या पूछा है कि दिन के समय में कौन सा प्रक्रम जाइलम में जल की चाल के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है, किसके कारण जो है जाइलम में प्रवाह बना रहता है। पहला ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन कर्षण, दूसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है चूषण और स्थानांतरण। ठीक है, तो अब थोड़ा सा समझेंगे। देखिए दिन के समय में क्या होता है, जब पौधों के रंध्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, रंध्र का मतलब क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं, मान लीजिए पत्तियां हैं, ठीक है, और पत्तियों पर क्या हल्के हल्के छिद्र जैसे होते हैं, वो रंध्र। ठीक, रंध्र खुले होते हैं दिन में, है। तो जाइलम में जल संचालन के लिए क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, मतलब पानी जो है, जल जो है वाष्प बनने के लिए ऐसे खिंचाव होगा ना यहाँ तक आने के लिए। ठीक है, खिंचाव जो होता है यही मुख्य प्रेरक बल के रूप में कार्य करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। वाष्पोत्सर्जन कर्षण बल जो होता है इसी की वजह से, कर्षण के आकर्षण कह सकते हैं, ठीक है, आकर्षण, और इसे यही जिम्मेदार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। ये भी बॉटनी का क्वेश्चन है। पादप का मतलब क्या होता है, पादप का मतलब होता है पौधे। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पारगम्य होता है। ऑप्शन है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, तो देखिए पादप कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका झिल्ली, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है बिल्कुल। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो चयनात्मक पारगम्य होती है। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, चयनात्मक पारगम्य का अर्थ क्या होता है, ये सिर्फ कुछ खास चीजों को ही अंदर या बाहर आने जाने देता है। कौन, कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब ये होती कैसी है, लचीली होती है। ठीक है, जो कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन आदि की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा है कि 10,000 ओम प्रतिरोधक वाले विद्युतीय पदार्थ में 0.1 एम्पेयर की धारा 25 सेकंड तक प्रवाहित करने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए एक फॉर्मूला होता है हमारा, कौन सा, H बराबर I स्क्वायर आर टी। ठीक, यहाँ पर I धारा है, R प्रतिरोध है और T समय है, H जो है वो ऊष्मा है। सभी वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर और आंसर निकाल लेंगे। देखिए I कितना दे रखा है, 0.1 एम्पियर है, तो इसका वर्क करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.1 इंटू R का मान कितना दे रखा है उन्होंने, प्रतिरोध 10,000। ठीक है, और क्या है T, समय कितना है 25 सेकेंड। आपस में इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन को देखेंगे भाई। यहाँ पर ये दशमलव हटेंगे तो इधर से 2 0 कट जाएंगे भाई। कितना बचा हमारे पास आंसर, 25 और ये 2 0 बचे हुए हैं। ठीक है, तो 25 और ये 2500। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा देखिए यहाँ पर जूल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें किसमें, जूल में है। ठीक है, जूल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब ये
कंप्यूटर में सभी लोग यूज करते होंगे, ठीक है, बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली जगह है यहाँ पर, फॉर्मेटिंग के लिए टूल उपलब्ध कराता है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब भी हम लोग कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, किस फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं कौन उपलब्ध कराता है। और इसके अंतर्गत आता क्या क्या है, बोल्ड का मतलब जैसे बड़ा अक्षर हो गया, इटैलिक तिरछे अक्षर हो गए, अंडरलाइन किसी भी लाइन के किसी भी वाक्य के नीचे, किसी भी शब्द के नीचे अंडरलाइन करना हो, ये सब किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर में देखिए 14 में कौन कौन दे रखे हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू बार, फॉर्मेटिंग टूल बार और स्टेटस बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेटिंग टूल बार जो है, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये तीसरा, फॉर्मेटिंग टूल बार जो होता है, ठीक है, यही बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आदि के लिए फॉर्मेटिंग के लिए टूल उपलब्ध कराता है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, गर्म पानी अभयारण्य में स्थित है, खाली जगह दे रखी, कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। ठीक है, तो पहले जान लेंगे। देखिए गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो असम के कार्बी अंगलांग जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, असम के कार्बी अंगलांग जिले में स्थित है, और ये एक वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, और एक और चीज इसके बारे में है क्या, यह गर्म पानी और जलप्रपात वाले सबसे पुराने अभयारण्यों में से एक है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा जो होगा, असम। ये देखिए दिफू दे रखा है, ठीक है, तो दिफू में ही कार्बी अंगलांग जिला, ठीक है, तो वहां पर है। चलिए भाई थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा बोल गए, असम तो राज्य हो गया ना, अब असम राज्य का ये जिला होगा दिफू, जहाँ क्या नाम ये जिला हो गया कौन सा, कार्बी अंगलांग जिला, और वहां दिफू जगह होगी। ठीक है, वहां पर है गर्म पानी अभयारण्य, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे, पहले क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा गांधार कला विद्या की विशेषता नहीं है, गांधार कला विद्या की विशेषता नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, विशेषता नहीं है, तो आपसे देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे, पहले क्या है, इसे शकों और कुषाणों द्वारा संरक्षण दिया गया था। भाई हाँ, संरक्षण तो दिया गया था, सही है ना, शक और कुषाण वंश के जो राजा हुए थे उन्होंने गांधार कला को संरक्षण दिया था। आगे, इस पर भारतीय और यूनानी प्रभाव है, गांधार कला बनी ही है भारतीय और यूनानी के प्रभाव से। आगे, इसमें मानव आकृति का वास्तविक चित्रण होता है, बिल्कुल मानव की आकृति भी बनाई जाती है। आगे क्या, इसकी व्युत्पत्ति हीनयान से हुई है, नहीं, यही ऑप्शन गलत हो गया, हीनयान से नहीं। ठीक है, गांधार कला जो है वो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से नहीं संबंधित थी, किससे संबंधित थी, ये जो है महायान शाखा से। ठीक है, महायान शाखा से संबंधित थी, कौन सी, गांधार कला, तो यही वाला ऑप्शन हमारा नहीं है सही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक, जो गांधार कला है ये महायान शाखा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, संक्रमण, अच्छा संक्रमण का नाम दिया है क्या, एस्कैरियोसिस। ठीक है, एस्कैरियोसिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। अब देखिए एस्कैरियोसिस क्या होता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं जो गोलकृमि, ठीक है, वही एस्कैरियोसिस होता है। अब एस्कैरियोसिस के बारे में थोड़ा सा पहले सुनेंगे। देखिए जो एस्कैरियोसिस है ये लुम्ब्रिकोइड्स नामक गोलकृमि के कारण होता है। गोलकृमि का मतलब क्या होता है, गोल वाले जो कीड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा यह कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है, सभी मनुष्यों की छोटी आंत में पाया जाता है। और अगर किसी को एस्कैरियोसिस हो गया है, मतलब पेट में अगर उसके बहुत ज्यादा कीड़े हो गए, तो लक्षण क्या होंगे, लक्षण होंगे त्वचा पर चकत्ते पड़ जाएंगे, हल्का बुखार होगा, खांसी, सांस फूलना, ये सब इसके कारण लक्षण होते हैं। ठीक है, अच्छा ये होती कैसे है एस्कैरियोसिस, या फिर पेट में कीड़े कैसे हो जाते हैं, ये किसी भी व्यक्ति का जो दूषित पानी, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो अगर दूषित पानी, मिट्टी, मल आदि के संपर्क में आता है तो एस्कैरियोसिस हो जाता है। इसका जो लाइफ साइकिल आप लोगों ने बायोलॉजी में शायद पढ़ा होगा, ये पहले आंत में होता है। ठीक है, आंत से क्या होता है, मल के माध्यम से ये मिट्टी में पहुंचता है और वहां पर अंडे वगैरह देता है, फिर उस अंडे से जो दोबारा बनता है इसको क्या नाम, ये एस्कैरियोसिस, ठीक जो भी होता है, ये फिर से श्वसन के माध्यम से या फिर कह सकते हैं हम लोग खाने के माध्यम से फिर आंत में जब पहुंच जाता है तो वहां पर जाकर के ये ग्रोथ बहुत ज्यादा कर लेता है। ठीक है, और बहुत ढेर सारे कीड़े वहां पर बन जाते हैं, इसी को बोलते हैं एस्कैरियोसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ये देखिए परजीवी गोलकृमि। ठीक है, पैरासाइट होता है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, अच्छा गुवाहाटी उच्च न्यायालय खाली जगह यहाँ पे कुछ भरना का न्यायिक अधिकार क्षेत्र है, कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और उपयुक्त सभी।
देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में जो है वो चार जगह के मतलब चार प्रदेश आते हैं। पहला हो गया असम, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, एक हो गया असम, ठीक है, और नागालैंड, ठीक, और हो गया मिजोरम, और एक हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। वर्तमान की बात की जाए तो ये चार जो है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पहले की अगर बात की जाए तो त्रिपुरा भी था, ठीक है, त्रिपुरा भी इसमें शामिल था। लेकिन हुआ क्या था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के उच्च न्यायालय बन गए, तब फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को समाप्त कर दिया वहां से। किसके किसके बन गए, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, पहले ये भी इसी के अंतर्गत आते थे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इनके जो है उच्च न्यायालय अपने बन गए। तो फिर इसने क्या किया, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अपना अधिकार क्षेत्र यहाँ से खत्म कर दिया, ठीक है। तो वर्तमान में कितने हैं, ये हैं चार राज्य। अब ऑप्शन देखते हैं। पूछा है कि का न्यायिक अधिकार क्षेत्र कौन सा है। पहला ऑप्शन त्रिपुरा, अब त्रिपुरा तो नहीं है क्योंकि उसका तो अलग बन गया है ना। अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश दे रखा है, ठीक है। असम, असम भी दे रखा है। अब भाई कैसे चुनेंगे यहाँ पर, ठीक है, या तो ये त्रिपुरा की जगह पर कोई दूसरा ऑप्शन दें, ठीक, क्योंकि असम वर्तमान में असम भी है और अरुणाचल प्रदेश भी है, ठीक। अगर उपयुक्त तो सभी चुनते हैं तो त्रिपुरा भी शामिल हो जाएगा। हाँ एक बात है कि त्रिपुरा पहले था, ठीक है, तो इस आधार पर हम लोग यहाँ पर उपयुक्त सभी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। वर्तमान में सिर्फ अभी ये चार हैं राज्य, ठीक है, असम, नागालैंड, असम हो गया, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक। पहले ये और ये भी शामिल थे, पहले मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, लेकिन वर्तमान में ये नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है, निम्न इनमें से कौन सा शीतल समुद्र प्रवाह है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने शब्दों का खेल कर दिया, शीतल समुद्र प्रवाह। हम लोगों ने नॉर्मली क्या पढ़ रखा है, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, इसी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसने पूछा कि शीतल समुद्र प्रवाह का मतलब क्या, ठंडी जलधारा कौन सी इसमें से। ऑप्शन पहला है गल्फ स्ट्रीम, दूसरा है लेब्राडोर, तीसरा है कुराशियो और इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो इसका ऑप्शन सभी को पता भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। लेब्राडोर की धारा जो है वो ठंडी जलधारा है। अच्छा, अब लेब्राडोर धारा जो है वो उत्तर अटलांटिक महासागर में एक ठंडी धारा है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हाँ पूछा गया है, इनमें से कौन सा भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ऑप्शन दे रखा है परम विशिष्ट सेवा पदक, दूसरा है परमवीर चक्र, तीसरा है कीर्ति चक्र और चौथा है वीर चक्र, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर 2, परमवीर चक्र जो है वो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, ठीक है। और इसको कब शुरू किया गया था, जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, अब ये किस लिए दिया जाता है, ये जमीन पर, ठीक, समुद्र में या फिर हवा में विशिष्ट बहादुरी अथवा दुश्मन की उपस्थिति में असाधारण बहादुरी या फिर अप्रत्याशित वीरता या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। मतलब जल थल वायु तीनों जगह पर, ठीक है, और दुश्मन के सामने बढ़िया कोई प्रदर्शन करे, ठीक है, या फिर अप्रत्याशित वीरता दिखाए या फिर बलिदान हो जाए, तो उस परिस्थिति में यहाँ पर परमवीर चक्र दिया जाता है भाई, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। पूछा है आयन मंडल में खाली जगह यहाँ पर भी शामिल है। अब हम लोगों ने पढ़ा होगा ना वायुमंडल की परतें कितनी होती है ना, चौमंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, ये सभी होते हैं। तो इसमें पूछा है कि आयन मंडल में कौन कौन शामिल है। तो इसका सही जवाब हमारा चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें जो है उष्ण मंडल भी है, बहिर्मंडल भी है और मध्य मंडल भी है आयन मंडल के अंतर्गत, ठीक है। और ये जो होता है आयनोस्फीयर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में आयन मंडल को, ये पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का आयनित हिस्सा होता है। और इसमें लगभग ऊंचाई कितनी होती है, 60 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर, 60 से लेकर के 1000 किलोमीटर की ऊंचाई मानी जाती है किसके, आयन मंडल की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है भाई, कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य, कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। अब देखिए कागज के उत्पादन की अगर बात की जाए तो वर्तमान में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है, नंबर 1 पर है महाराष्ट्र,
ठीक है, नंबर 1 पर कौन सा है? महाराष्ट्र। और नंबर 2 पर कौन सा है? नंबर 2 पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश। और नंबर 3 पर कौन सा है? वो वेस्ट बंगाल है, मतलब पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। जो अब देखिए भाई, यहाँ पर 3 हमने नाम लिखे हैं। नंबर 1 पर क्या है? महाराष्ट्र, नंबर 2 पर है आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर है पश्चिम बंगाल। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कागज के उत्पादन में अग्रणी राज्य। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हमें ऑप्शन के हिसाब से चुनना है। तो ऑप्शन में बिहार का तो कहीं नाम ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, और केरल का भी कहीं नाम नहीं, उड़ीसा का भी कहीं नाम नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 पश्चिम बंगाल जो है वो कागज के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, तो इन राज्यों में से देखा जाए, अगर इन राज्यों में से पश्चिम बंगाल जो है वो कागज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो क्वेश्चन को पढ़ करके थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने पूछा गया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अच्छा देखिए, यहाँ पे इंग्लिश की एक लाइन लिखी हुई है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आप लोगों ने शायद इंटर क्लास में पढ़ी भी होगी, ये पोएम है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। इस वाक्य के लेखक कौन है? मतलब इस पोएम को किसने लिखा है? तो सिंपल सा जवाब है इसमें, जॉन कीट्स ने लिखा था। ठीक है, इंग्लिश के एक पोएट है जॉन कीट्स, उन्होंने ही ये पोएम लिखी है। अच्छा, ये पोएम ली कहाँ से गई है? एक उनकी रचना है एंडीमियम। ठीक है, एंडीमियम जो कि 1818 में पहली बार प्रकाशित हुई थी, उसी से ये पोएम ली गई थी, थिंग ऑफ ब्यूटी। उसी में लाइन लिखी हुई है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कोई भी सुंदरता की चीज जो होती है वो हमेशा के लिए खुशी देती है। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार भगवान मुरुगा है या फिर मुरुगन भी कहते हैं, ठीक है, अपना ना छोड़िए, को समर्पित है। ठीक है, तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगन को समर्पित है? तो ऑप्शन है ओणम, पोंगल, थाईपुसम और आड़ी पेरुकू। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, थाईपुसम। ठीक है, अब ये होता क्या, देखिए तमिलनाडु में थाईपुसम का पर्व जो है वो भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिनको वहां पर मुरुगन के नाम से जानते हैं, इनको समर्पित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, मुरुगन किसका नाम है? कार्तिकेय, भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय। ठीक है, कार्तिकेय को समर्पित है कौन सा त्योहार? थाईपुसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? ठीक है, देखिए मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन है। पहला इसमें दिया गया है लाल और पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी। अब इसमें चौथा ऑप्शन तो छूट गया है भैया, तो चौथा ऑप्शन लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन लिखे दे रहे हैं, लाल लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लाल लेटेराइट। ठीक है, लाल लेटेराइट मृदा, और यही ऑप्शन का सही है, जो सही था वही छूट गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर क्या है, काजू उगाने के लिए लाल लेटेराइट मिट्टी जो है वो सबसे उपयुक्त होती है। अच्छा, काजू के अलावा चाय और कॉफी, ठीक, चाय कॉफी उगाने के लिए भी लाल लेटेराइट मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मुख्य स्रोत नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? तो ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है सीधे सीधे। ठीक है, इसका सही जवाब जो है वो भरत मुनि है। भरत मुनि ने ही नाट्य शास्त्र की रचना की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, मनसबदारी पद्धति की शुरुआत किसने की थी? ये भी देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मुगल काल का क्वेश्चन है। ठीक है, मुगल साम्राज्य के में सम्राट अकबर ने, ठीक है, अकबर ने जो है मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। मनसबदारी क्या है? एक पद है। ठीक है, एक कह सकते हैं ना रैंक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, अगर विधानसभा के अध्यक्ष को इस्तीफा देना हो तो वह अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? ठीक, विधानसभा का अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? ऑप्शन है राज्यपाल या गवर्नर को, दूसरा है मुख्यमंत्री को, तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, चौथा है विधानसभा के उप अध्यक्ष को। ठीक, तो आंसर नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेंगे, संविधान के अनुच्छेद 179 में
बताया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य, यहाँ पर ध्यान देंगे अध्यक्ष की भी बात हो रही है और उपाध्यक्ष की भी बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है, ठीक है। कोई भी सदस्य चाहे अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, ठीक है, वो किसी भी समय जब चाहे तब, अगर उपाध्यक्ष है तो वो अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा और अगर अध्यक्ष है तो वो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पूछा गया है इसमें चुनाव याचिका का अधिकार, खाली जगह है, किसको है ना, चुनाव याचिका का अधिकार किसे है? ऑप्शन है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, चुनाव आयोग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब, उच्च न्यायालय। चुनाव याचिका का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय को है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है इनमें से किसने अपने प्रतिद्वंदियों को अपने ही मंत्रिमंडल में शामिल किया? देखिए इतना अजीब क्वेश्चन है, मतलब दो पार्टीज अलग अलग हैं और क्या किया, मंत्रिमंडल में विपक्षी पार्टी वाले को शामिल कर लिया, प्रतिद्वंदी को शामिल कर लिया, ठीक है। ऑप्शन है हेनरी किसिंजर, सेवनॉर्ज, मार्गरेट थैचर, रॉबर्ट मुगाबे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है आपका। कौन है थे? रॉबर्ट मुगाबे, ठीक। अब ये कौन थे? ये जिम्बाब्वे में थे, ठीक। जिम्बाब्वे में चुनाव जब हुआ था तो अब इसके बाद में अपनी, हालांकि इनकी इच्छा नहीं थी शामिल करने की, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इनको शामिल करना पड़ा था, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 हाँ, पूछा गया है बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? ओह, यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो अब देखिए एक तो दिया गया है कजरी और बनारस, ये तो सही है भाई, वाराणसी जो आजकल नाम है, ठीक है। अगला है बिरहा कानपुर, ये सही नहीं है, ठीक है, यही जो है सम्मिलित नहीं है भाई। बिरहा जो है लोक नृत्य वो कानपुर का नहीं है, ठीक है। तो फिर बिरहा कहाँ का है भाई? 1 मिनट रुकिएगा। बिरहा जो है वो पूर्वांचल का लोकगीत है, ठीक है। बिरहा ये जो लिखा हुआ है बिरहा कानपुर का ना होकर के कहाँ का है? पूर्वांचल का है, ठीक है, पूर्वांचल का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 2 ही थे, खैर इसमें ये दूसरा वाला जो है ये सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए हाथरस एवं, यूपी स्पेशल है ये ना, यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन रंगमंच से, शास्त्रीय गायन से, लोक नृत्य से और कबड्डी। तो इसका सही जवाब है रंगमंच से, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो हाथरस है और कानपुर है इनके परंपराओं का संबंध रंगमंच से। अच्छा रंगमंच क्या है? रंगमंच में रामलीला व नौटंकी आदि प्रमुख है, ठीक है। रंगमंच में जो है वो रामलीला और नौटंकी, ठीक, ये प्रमुख है रंगमंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। हाँ, इसमें पूछा गया है यूपीएसआईडीसी द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उन पार्क को चिन्हित कीजिए जिसका स्थान सही नहीं है। अच्छा यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। अब पहली बात तो ये यूपीएसआईडीसी क्या है? देखिए इसका फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या है, विशिष्ट उद्योग हो तो पार्क स्थापित किए गए हैं। अब यहाँ पर बताया कि कौन सा सही नहीं है। पहला है बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, दूसरा है अप्रैल पार्क नोएडा, तीसरा है प्लास्टिक सिटी कानपुर और चौथा है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? 3। प्लास्टिक सिटी जो है वो कानपुर में नहीं है, प्लास्टिक सिटी कहाँ है? औरैया में, कानपुर में ना होकर के कहाँ है? औरैया में है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया इसमें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, 1 मिनट रुकिएगा भाई, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। क्वेश्चन कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है तमाशा
संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है। ठीक है, तमाशा जो है वो संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह किससे संबंधित है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तमाशा संगीत नाटक जो है वो किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, महाराष्ट्र और बिहार। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र में संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है तमाशा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने लिखा हुआ है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा है, कौन सा है? पहला ऑप्शन सारनाथ, दूसरा है सांची, तीसरा है बोधगया, चौथा है कुशीनगर। कुशीनारा नहीं, कुशीनगर। ठीक है, देखिए सारनाथ भी आपको पता है ना, सारनाथ, सांची का नाम बोधगया और कुशीनगर, ये तीनों भगवान बुद्ध के जीवन के किसी न किसी घटना से संबंधित है। ठीक है, बोधगया में पहले उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन सांची के स्तूप जो स्तूप है वो भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से संबंधित नहीं रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर सारनाथ जो किससे संबंधित है, यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और कुशीनगर में मृत्यु हुई थी उनकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक यहाँ पे चित्र बना हुआ है, पूछा गया है उपर्युक्त संकेत क्या दर्शाता है। ठीक है, देखिए ये रास्ता है, आगे चल के क्या हो गया, यहाँ पर ये संकरा हो गया है ना, ये संकरा रास्ता हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? आगे पुलिया है, गलत। दूसरा आगे सकरा रास्ता है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। ऑप्शन दिया गया है नागार्जुनी कोंडा, अनुराधापुर, ब्रह्मगिरी और मास्की। तो इसका सही जवाब है मास्की। मास्की में प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। अब मास्की कहाँ है? मास्की जो है वो कर्नाटका में, कहा? कर्नाटक में। ठीक है, मास्की कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, अच्छा अब तक अशोक के कितने अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं? अब तक जो है वो 40 अभिलेख। ठीक है, 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं भाई। पूछा गया है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ? तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका 3 बिल्कुल सही जवाब है। लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आज भी हम लोगों ने पूरे 38 क्वेश्चंस का व्याख्यात्मक हल देखा। ठीक है, कोई भी अगर डाउट आपको होता है तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। और बने रहिए गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के साथ में, अपनी बेहतर तैयारी को जारी रखिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, सभी लोग सिलेक्शन पाइएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बने रहिए गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के साथ।